Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parvani, Maharashtra, India. So today we will discuss a new chapter of Criminal Procedure Code 1973, that is a plea bargaining. Section 265A to section 265L deals with the concept of plea bargaining. So when accused can अप्लाई फॉर द प्ली बार्गेनिंग वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो आज हम कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं प्ली बार्गेनिंग का कि कब अक्यूज्ड प्ली बार्गेनिंग के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, क्या क्या प्रोविजन होंगे, प्ली बार्गेनिंग का रिजल्ट क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, सारा सिनारियो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इन पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन पर पूछ सकता है। So let's start the topic. Plea bargaining. So introduction is that section 265A to section 265L, chapter 21A of Criminal Procedure Code deals with the concept of plea bargaining. It was inserted in the Criminal Law Amendment Act 2005. So the chapter of plea bargaining has been inserted with the Criminal Law Amendment Act 2005. So Criminal Law Amendment Act 2005 के चलते ये प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर जो सेक्शन 265A से लेकर सेक्शन 265L तक है, ये इंसर्ट हुआ है। एंड द वेरी एम ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज टू अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू द accused person. Suppose if he want to confess his guilt and if he want to be a lesser punishment and if he want to get the benefit of probation, he can make an application for plea bargaining. तो जब कभी भी कोई accused अगर कम सजा चाहता है या वो प्रोबेशन पे छूटना चाहता है तो वो अपनी गुनाह कबूल करके प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन कर सकता है और वो प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशन के तहत वो अपनी सजा को कम करा सकता है या तो वो प्रोबेशन का बेनिफिट ले सकता है। तो क्या क्या प्रोविजन है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 265A एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर के एप्लीकेशन को डील करता है सेक्शन 265A। दिस चैप्टर शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अक्यूज्ड अगेंस्ट हुम। अब किस अक्यूज्ड के को अप्लाई होगा ये पर्टिकुलर चैप्टर ये डील करता है। वेयर द मैक्सिमम पनिशमेंट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 years। सपोज इफ द अक्यूज्ड हैज कमिटेड एनी ऑफेंस फॉर विच द मैक्सिमम पनिशमेंट इज 7 years, देन सच अक्यूज्ड इज एलिजिबल टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। ऐसा अक्यूज्ड जितने ऐसा ऑफेंस किया जिसमें ज्यादा से ज्यादा सजा 7 साल है तो ऐसा अक्यूज्ड प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। देन where the offense doesn't affect the socio-economic condition of the country. So if the offense which is committed by the accused person doesn't affect any socio-economical condition of a country, तो country की कोई social economic condition को affect नहीं करता है कोई offense, तो ऐसा accused eligible है प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन करने के लिए। When the offense are not committed against a woman or child below 14 years. Suppose if the offense is such which is not committed against the woman or against the child below the 14 years, then such accused can make an application for plea bargaining. तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अक्यूज्ड वुमेन के अगेंस्ट में ऑफेंस करता है तो ऐसा अक्यूज्ड प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा अक्यूज्ड जो 14 साल से कम उम्र किसी चाइल्ड है उसके अगेंस्ट में ऑफेंस करता है तो वो अक्यूज्ड प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ऐसा ऑफेंस होना चाहिए जो ना तो वुमेन के अगेंस्ट में होना चाहिए ना तो बच्चा जिसकी उम्र 14 साल के नीचे है उस पर्सन के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, तभी अक्यूज्ड एलिजिबल रहेगा एप्लीकेशन करने के लिए प्ली बार्गेनिंग की, अदरवाइज नॉट। देन सेक्शन 265B एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। So a person accused of an offense may file the application of plea bargaining in trials which are pending. Suppose if the trial is pending, then the accused can make an application for plea bargaining. ट्रायल जब पेंडिंग है तो अक्यूज्ड जिसने ऑफेंस किया है वो प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन
कर सकता है। द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 shall contain a brief description of the case relating to which the application is filed. So whenever the accused is filing an application for plea bargaining, in that particular application accused has to mention a brief description of his case. तो जब कभी भी कोई अक्यूज्ड एप्लीकेशन करेगा प्ली बार्गेनिंग की, तो उस एप्लीकेशन में उसने उसके केस से रिलेटेड सारी मालूमात कि ये केस से रिलेटेड मैं प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं, तो केस की मालूमात भी वो एप्लीकेशन में उसने मेंशन करना जरूरी होगा। देन he is presenting the application voluntarily, and in that particular application the accused shall mention that the application is made voluntarily. accused ने application voluntarily किया है, किसी के दबाव में नहीं किया है, ऐसा application में accused लिखेगा। then he understands the nature of sentence. In that particular application accused has to mention that he understands the nature of sentence. accused को ये mention करना पड़ेगा application में कि वो सजा का मतलब जानता है कि सजा क्या है, नेचर ऑफ सेंटेंस वो जानता है। देन he has also to declare that he is not a previous convict for the same offense. In that particular application accused shall mention that he has not previously convicted for the same offense. accused को ये भी मेंशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन में कि उसने यही ऑफेंस के लिए पहले कभी उसको सजा हुई नहीं है, ये डिक्लेरेशन उसको देना पड़ेगा एप्लीकेशन में। देन सबसेक्शन 3 इज देयर, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एन एफिडेविट फ्रॉम द अक्यूज्ड द ट्रायल कोर्ट शैल इशू द नोटिस टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर और द कंप्लेनेंट एज द केस में बी एंड टू द अक्यूज्ड टू अपीयर ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर द केस। सो व्हेनेवर द कोर्ट रिसीव्स एन एप्लीकेशन एन एफिडेविट फ्रॉम द अक्यूज्ड पर्सन, द ट्रायल कोर्ट शैल इशू अ नोटिस टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर and complainant and to the accused to appear on the date which is fixed by the court. तो जैसा ही एप्लीकेशन आएगी, जैसा ही एफिडेविट आएगा एप्लीकेशन के साथ अक्यूज्ड का, तो कोर्ट क्या करेगा, नोटिस इशू करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कंप्लेनेंट को और अक्यूज्ड को, और उनको कहा जाएगा कि ये डेट फिक्स की गई है और ये डेट में आपको कोर्ट में हाजिर रहना है। देन सबसेक्शन 4 इज देयर, the court shall examine the accused in camera and satisfy himself that the accused has given his application voluntarily and he is eligible for presenting such an application. So after receiving the application from the accused, the court shall examine the accused in camera and satisfy himself that the accused has made an application voluntarily and he is eligible for presenting the application. तो जब कभी भी कोर्ट एप्लीकेशन आएगी कोर्ट के पास, तो कोर्ट अक्यूज्ड को अकेले में सुनेगा, एग्जामाइन करेगा, इन कैमरा एग्जामाइन करेगा, ये पता करने के लिए कि जो अक्यूज्ड ने एप्लीकेशन किया है वो वॉलंटरी है या नहीं है और अक्यूज्ड एलिजिबल है प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशन के लिए या नहीं है, ये जानने के लिए अक्यूज्ड को इन कैमरा एग्जामाइन करेगा कोर्ट। Then if the court finds that the accused has not given his application voluntarily or he has been convicted earlier for the same offense, then the application shall be rejected and the case shall be sent back for regular trial. Suppose after examining the accused, if the court finds that the application which is made by the accused person is not a voluntary one and if the accused has been previously convicted for the same offense, then the court shall reject the application and send back for regular trial. तो क्या होगा कि अक्यूज को एग्जामाइन करने के बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो अक्यूज ने एप्लीकेशन किया है वो वॉलंटरी नहीं है या तो अक्यूज ने पहले अक्यूज को सजा हो चुकी है यही ऑफेंस में एक बार, तो कोर्ट क्या करेगा, वो जो एप्लीकेशन किया था प्ली बार्गेनिंग के लिए अक्यूज ने उसको रिजेक्ट करेगा और अक्यूज को रेगुलर ट्रायल के लिए वापस भेज देगा। नाउ महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में जेएमएफसी में, The court on application for plea bargaining by the accused to satisfy itself that it is made voluntarily, examining him in open court, examine him in camera, records in evidence on oath, seeks his affidavit. तो अगर हम देखें the court shall examine the accused in camera. Subsection 4 of section 265B deals with examine the accused in camera. तो accused को in camera examine करेगा, correct answer is option second. Then
महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, whom of the following can move the court for plea bargaining? कौन कोर्ट में प्ली बार्गेनिंग के लिए मूव कर सकता है? द पुलिस ऑफिसर, द कंप्लेनेंट, ओनली द अक्यूज्ड, बोथ द अक्यूज्ड और द कंप्लेनेंट। तो अगर हम यहां पर देखें तो सबसेक्शन 1 डील्स विद अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस मे फाइल द एप्लीकेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग। सो ओनली अक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3rd, only the accused. Now section 265C, guidelines for mutually satisfactory disposition. So in working out a mutually satisfactory disposition under clause A of subsection 4 of section 265B, the court shall follow the following procedure, namely, तो कोर्ट सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए, म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन हो प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशन का, तो कोर्ट क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। नेमली द फर्स्ट वन इज इन केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। अगर केस पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट होती है, कोर्ट में अगर चार्जशीट फाइल होती है और कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है उसका, तो क्या प्रोविजन होगा? द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम ऑफ द केस टू पार्टिसिपेट in the meeting to work out a satisfactory disposition. Pleader of the accused may be allowed to participate in such a meeting. So whenever the court take a cognizance on police report, the court shall issue a notice to the public prosecutor, investigating officer, the accused and the victim to participate in the meeting to come to a proper and satisfactory disposition, and the pleader of the accused is also allowed to participate in such a meeting. तो जैसा ही प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन आएगा और वो पुलिस रिपोर्ट पे अगर कॉग्निजेंस लिया होगा तो कोर्ट नोटिस भेजेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, अक्यूज्ड को, विक्टिम को। इसलिए नोटिस भेजेगा कि एक प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन हो, इन सबको सुनकर एक प्रॉपर कंक्लूजन पे आए कोर्ट, इसलिए सबको नोटिस भेजेगा और अक्यूज्ड के प्लीडर को, अक्यूज्ड के एडवोकेट को भी अलाउ किया जाएगा ये मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। देन बी, इन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। अगर फॉर एग्जांपल कोर्ट कंप्लेंट पे अगर कॉग्निजेंस लेता है और कंप्लेंट केस में अगर फॉर एग्जांपल प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन आता है तो क्या प्रोसेस होगा? द नोटिस शैल बी इशूड टू द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम ऑफ द केस टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग टू वर्क आउट द सैटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस. Pleader of the accused or the victim may also be permitted to participate in the meeting on the desire of the victim or the accused. तो क्या होगा जब कभी भी कंप्लेंट पे अगर कोर्ट कॉग्निजेंस ले रहा है तो कोर्ट नोटिस किसको इशू करेगा? एक तो अक्यूज्ड को इशू करेगा और विक्टिम को कि भाई अब मीटिंग में पार्टिसिपेट करो। किस लिए पार्टिसिपेट करो? टू वर्क आउट द सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन ऑफ द केस। तो केस के सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन पे आने के लिए उनको नोटिस भेजेगा कि आप आओ और वी वांट टू कम टू प्रॉपर कंक्लूजन। और उस सिचुएशन में विक्टिम का और अक्यूज्ड के एडवोकेट को भी परमिशन दी जाएगी अगर विक्टिम और अक्यूज्ड चाहते हैं तो मीटिंग में ये भी लोग रहेंगे। किस लिए मीटिंग अरेंज की जा रही है? टू कम टू प्रॉपर कंक्लूजन। जो प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन आया है उसको प्रॉपर डील करने के लिए ये मीटिंग अरेंज की जा रही है सेक्शन 265C में। इन बोथ द अबव केसेस द कोर्ट शैल इंश्योर दैट द डिस्पोजिशन इज वर्क आउट वॉलंटरीली। ये दोनों केसेस में कोर्ट ये इंश्योर करेगा कि डिस्पोजिशन जो भी हो रहा है, कंक्लूजन जो भी आ रहा है वो वॉलंटरी है या नहीं है। देन सेक्शन 265D, report of the mutually satisfactory disposition to be submitted before the court. So where in a meeting under section 265C a satisfactory disposition of the case has been worked out, अगर फॉर एग्जाम्पल जो सेक्शन 265C में हमने देखा कि मीटिंग अरेंज होगी सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए और अगर सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन अगर हो जाता है तो क्या होगा? द कोर्ट शैल प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ सच डिस्पोजिशन विच शैल बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड ऑल अदर पर्सन हु पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग। तो अगर सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन होता है तो कोर्ट एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, वो डिस्पोजिशन की पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट सिग्नेचर करेगा उस पर, साथ ही साथ जितने मेंबर ने वहां पर पार्टिसिपेट किया है वो मीटिंग में सब उस रिपोर्ट पर सिग्नेचर करेंगे। एंड इफ नो सच डिस्पोजिशन हैज बीन वर्क आउट द कोर्ट शैल रिकॉर्ड सच ऑब्जर्वेशन एंड प्रोसीड फर्दर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड from the stage the application under subsection
1 of section 265B has been filed in such a case। तो अगर फॉर एग्जांपल प्रॉपर डिस्पोजिशन अगर नहीं होता है, यानी जो मीटिंग अरेंज की गई है, मीटिंग में अगर प्रॉपर कंक्लूजन पे नहीं आते पार्टी में अगर मतभेद हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि प्रॉपर डिस्पोजिशन नहीं होने की सूरत में वो जो एप्लीकेशन हुई थी जिस स्टेज पर सेक्शन 265B सब क्लॉज 1 में जो एप्लीकेशन हुई थी प्ली बार्गेनिंग की जिस स्टेज पर, वो स्टेज से केस कंटिन्यू होगा नॉर्मल कोर्ट में। देन section 265E disposal of the case, where a satisfactory disposition of the case has been worked out under section 265D, the court shall dispose of the case in the following manner। अगर satisfactory disposition हो जाता है section 265D में, तो कोर्ट डिस्पोज करेगा केस फॉलोइंग मैनर में। First one is A, the court shall award the compensation to the victim in accordance with the disposition under section 265D, and here the parties on the quantum of the punishment, releasing of the accused on probation of good conduct or after admonition under section 360, or for dealing with the accused under the provision of Probation of Offender Act 1958. Suppose if the satisfactory disposition is there, then the court shall award the compensation to the victim in accordance with the disposition under section 265B, and here the parties on the quantum of the punishment and releasing the accused on probation of good conduct and probation after admonition under section 360 or as per the provision of Probation of Offender Act 1958। तो प्रॉपर डिस्पोजिशन अगर हुआ, सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन हुआ, तो कोर्ट क्या करेगा, विक्टिम को कंपेंसेशन ग्रांट करेगा सेक्शन 265D के हिसाब से, और पार्टीज को सुनेगा ऑन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, अक्यूज्ड को क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, दोनों पार्टीज को पनिशमेंट से रिलेटेड सुनेगा, या कोर्ट ये भी फैसला करेगा प्रोबेशन पे छोड़ने का कि प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे छोड़ना है या एडमोनिशन पे छोड़ना है, ये कोर्ट सारी चीजें डील करेगा। देन आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लॉज ए, if the court is of the view that section 360 or the provision of the Probation of Offender Act 1950 are attracted in the case of the accused, it may release the accused on probation। तो अगर फॉर एग्जांपल जो पार्टीज को सुना उसने दोनों पार्टीज को प्रोबेशन के मुद्दे पर, और दोनों पार्टीज को सुनने के बाद प्रोबेशन के मुद्दे पर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो केस है ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के और सेक्शन 360 सीआरपीसी का अट्रैक्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, अक्यूज्ड को प्रोबेशन पर छोड़ देगा। Then after hearing the parties under clause B, if the court finds that minimum punishment has been provided under the law for the offense committed by the accused, it may sentence the accused to half of such minimum punishment। तो अगर फॉर एग्जाम्पल क्लॉज B में पार्टीज को सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि मिनिमम पनिशमेंट इस ऑफेंस में प्रोवाइड की हुई है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट सेंटेंस पास करेगा अक्यूज्ड को, और मिनिमम सेंटेंस का हाफ पनिशमेंट अक्यूज्ड को ग्रांट करेगा। देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑफेंस है इंडियन पीनल कोड का जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल है, मिनिमम 1 साल है फॉर एग्जांपल, तो मिनिमम 1 साल है तो पनिशमेंट कितनी देंगे, क्लॉज सी में हाफ 6 महीने की, लाइक दैट। तो ये प्रोविजन है। देन subsection D is there. In case after hearing the parties under clause B, the court finds that the offense committed by the accused is not covered under clause B or clause C, then it may sentence the accused to 1/4 of the punishment provided or extendable as the case may be for such offense। तो for example अगर accused का केस ना तो clause B और clause C में कवर हो रहा है, तो उस सिचुएशन में ऑफेंस के लिए जो भी पनिशमेंट है कोर्ट उसका 1/4 पनिशमेंट अक्यूज्ड को इंपोज करेगा अक्यूज्ड पर। जितनी पनिशमेंट है उसका 1/4, फॉर एग्जांपल 4 साल पनिशमेंट है तो 1 साल की पनिशमेंट कोर्ट ग्रांट करेगा सेक्शन 265E में। नाउ सेक्शन 265F इज देयर जजमेंट ऑफ द कोर्ट। The court shall deliver its judgment in terms of section 265E in the open court and the same shall be signed by the presiding officer of the court। तो जो भी सेक्शन 265E में सजा भी सुना रहा होगा, प्रोबेशन पे भी छोड़ रहा होगा या कंपेंसेशन का ऑर्डर पास कर रहा होगा, ये सारे ऑर्डर सारे जजमेंट कोर्ट क्या करेगा, ओपन कोर्ट में डिलीवर करेगा। कोर्ट जब शुरू है
तब ये जजमेंट डिलीवर करेगा एंड द सेम शैल बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस पे सिग्नेचर करेगा। 265F। नाउ सेक्शन 265G, फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट। द जजमेंट डिलीवर बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 265G shall be final and no appeal except the special leave petition under Article 136 and writ petition under Article 226 and 227 of the Constitution shall lie in any court against such a judgment। तो जजमेंट जो भी डिलीवर करेगा कोर्ट सेक्शन 265G में वो फाइनल रहेगा और कोई अपील नहीं होगी। सिर्फ स्पेशल लीव पिटीशन हो सकती है अंडर आर्टिकल 136 या रिट पिटीशन हो सकती है अंडर आर्टिकल 226 और 227। इसके अलावा कोई अपील नहीं होगी, जजमेंट फाइनल होगा सेक्शन 265G का। नाउ सेक्शन 265H, पावर ऑफ द कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग में कोर्ट का पावर क्या है? A court shall have, for the purpose of discharging its function under this chapter, all the powers vested in respect of bail, trial of offence and other matters relating to the disposal of a case in such court under this code। तो जो कोर्ट प्ली बार्गेनिंग का केस डील कर रहा है, प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशन को डील कर रहा है, तो उसको सारे पावर रहेंगे जो बेल से रिलेटेड है या और कोई ऑफेंस से डिस्पोज करने से रिलेटेड है। ये सारे पावर कोर्ट को रहेंगे जो कोर्ट प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन एंटरटेन कर रहा है वो कोर्ट को। सेक्शन 265I, period of detention undergone by the accused to be set off against the sentence of imprisonment। The provision of section 428 shall apply for setting off the period of detention undergone by the accused against the sentence of imprisonment imposed under this chapter in the same manner as they apply in respect of the imprisonment under other provision of this code। Suppose if the court passed the order of sentence and accused has already undergone a certain part in the imprisonment, then that particular period will be deducted from the term of imprisonment। तो एक बात ध्यान में रखिए कि फॉर एग्जांपल कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाया और अक्यूज्ड ऑलरेडी 3 महीने जेल में रहा होगा, तो वो 3 महीने डिडक्ट हो जाएंगे और 9 महीने की ही उसको सजा होगी। सेक्शन 428 CRPC में यही कहता है। तो सेक्शन 265I डील्स विद दैट पर्टिकुलर प्रोविजन। सेक्शन 265J, सेविंग। The provisions of this chapter shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other provision of this code, and nothing in such other provision shall be construed or constrain the meaning of any provision of this chapter। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इस एक्ट में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दूसरे प्रोविजन में अगर प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर से कोई कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन मिलते भी है तब भी इस चैप्टर के प्रोविजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेक्शन 265J कहता है। नाउ सेक्शन 265K, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड नॉट टू बी यूज्ड। So notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the statement or facts stated by an accused in an application for plea bargaining filed under section 265B shall not be used for any other purpose except for the purpose of this chapter। So whatever the fact accused has mentioned in the application of plea bargaining, that particular fact will not be used against the accused person except फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर। तो जो कुछ भी फैक्ट मेंशन करेगा अक्यूज प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशन में, तो वो फैक्ट को सिर्फ इसी चैप्टर में यूज किया जाएगा उसके अगेंस्ट में। दूसरे प्रोविजन में वो फैक्ट यूज नहीं किए जा सकते अक्यूज के अगेंस्ट में, ये सेक्शन 265K कहता है। सेक्शन 265L, नॉन एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। नॉन एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, nothing in this chapter shall apply to any juvenile or child or as defined in clause K of section 2 of Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000। तो जो भी clause K है section 2 का, तो ना तो ये इस पर्टिकुलर चैप्टर के प्रोविजन जुवेनाइल और चाइल्ड को अप्लीकेबल होंगे, तो चाइल्ड को और जुवेनाइल को अप्लीकेबल नहीं होंगे इस चैप्टर के प्रोविजन। सो दीज आर the particular provision relating to plea bargaining। I hope you understand this topic। If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends। Thank you very much।